हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन का डिफिनीशन है कि क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है प्रोग्राम का जहाँ पे प्रोसेस जो होता है वो सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के टाइम में बहुत सारे प्रोसेस जब सेम रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो उसको क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत ही पड़ती है जब क्रिटिकल सेक्शन हो, जैसे कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों जो है 8 to 12 स्कूल में रहते हैं। 8 to 12 PM स्कूल में रहते हैं। तो आप लोग आपका क्रिटिकल सेक्शन कब है? 24 आवर्स तो आपके पास एग्जीक्यूशन का टाइम है, लेकिन को सिंक्रोनाइजेशन की क्यों कब ज़रूरत है? सिर्फ 8 to 12 में। तो 8 to 12 है आपका क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है? तो ये रेस कंडीशन एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे ना हमारा फाइनल आउटपुट जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस हमारा किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस कंपीट करते हैं आपस में एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए। तो रेस कंडीशन का आउटपुट पूरा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग दो प्रोग्राम लेंगे, उसमें 3 प्रोसेस लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम लिया P1, यहाँ प्रोग्राम लिया P2। P1 का 3 प्रोसेस है, P1 P1 2 P1 3। P2 का भी 3 प्रोसेस है, P2 1 P2 2 P2 3। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि काउंट का वैल्यू जो 5 लेना है, काउंट है उसका वैल्यू 5 लेना है। यहाँ पहला प्रोसेस P1 का पहला प्रोसेस कर रहा है कि R0 एक रजिस्टर है, उसमें काउंट का वैल्यू डाल दो, ठीक है। दूसरा प्रोसेस कह रहा है कि इंक्रीमेंट कर दो R0 को। और P1 का तीसरा प्रोसेस कह रहा है कि काउंट में वापस से जो अभी R0 में वैल्यू है उसको डाल दो, ठीक है। और P2 का पहला कह रहा है कि R1 जो रजिस्टर है उसमें काउंट का वैल्यू डाल दो। फिर कह रहा है कि डिक्रीमेंट कर दो R1 को, यह डिक्रीमेंट करना है R0 को। उसके बाद फिर काउंट में वापस से वैल्यू डाल दो जो कि R1 में है, ठीक है। तो पहला सीक्वेंस हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूशन का, जो कि है P2 1। पहले P2 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर P2 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद P2 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर P1 3 एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। P2 1 क्या कह रहा है कि काउंट का वैल्यू R1 में डाल दो, तो R1 रजिस्टर में 5 आ गया काउंट का वैल्यू। उसके बाद कर रहा है कि डिक्रीमेंट कर दो R1 को, तो R1 अब हो गया हमारा 4। उसके बाद कर रहा है कि अब काउंट में डाल दो R1 का वैल्यू, तो हमारा काउंट हो गया 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को P1 1 एग्जीक्यूट करना है, तो P1 1 हमारा कह रहा है क्या, R0 में काउंट का वैल्यू डाल दो। तो काउंट का वैल्यू हमारा 4 था, तो R0 में डाल दिया तो 4 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीमेंट कर दो R0 को, तो R0 अब 5 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि काउंट में R0 का वैल्यू डाल दो, तो काउंट में हम लोगों ने 5 डाल दिया। तो हमारा यहाँ पर से आउटपुट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड केस। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा है सीक्वेंस P1 1 P2 1, उसके बाद P2 2, फिर P2 3, फिर P1 2, फिर P1 3। तो इस सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले कह रहा है कि P1 1 को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो P1 1 में हमारा क्या है कि R0 में जो है वो काउंट का वैल्यू डाल दो। तो काउंट का वैल्यू हमारा 5 था, तो R0 में काउंट का वैल्यू डाल दिया। उसके बाद फिर P2 1 है, तो P2 1 क्या कह रहा है कि R1 में अब काउंट का वैल्यू डाल दो, तो अब R1 में काउंट का वैल्यू डाल दिया जो कि 5 हो गया। अब फिर P2 2 क्या कह रहा है कि डिक्रीमेंट कर दो R1 को, तो R1 को अब हम लोग करेंगे डिक्रीमेंट, तो R1 अब हमारा हो गया 4। उसके बाद फिर कह रहा है P2 3 क्या कह रहा है हमारा, तो काउंट में डाल दो R1 का वैल्यू। तो चलो हम लोग काउंट में डाल देते हैं R1 रजिस्टर का वैल्यू जो कि है अभी 4। हम लोगों ने यहाँ तक एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद P1 2 करना है, तो P1 2 क्या कह रहा है कि इंक्रीमेंट कर दो R0 को, तो R0 में हमारा 5 था और इंक्रीमेंट करेंगे 5 को, नहीं R0 में हमारा काउंट का वैल्यू था और फिलहाल काउंट का वैल्यू 4 है, तो हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे 4 को।
ठीक है। तो आर नॉट को हम लोग इंक्रीमेंट कर दिया, आर नॉट में हमारा 5 था, 5 को। उसके बाद देखेंगे हम लोग P12। तो P12 क्या कह रहा है, P12 कह रहा है कि इंक्रीमेंट कर दो आर नॉट को। तो आर नॉट हमारा 5 था, 5 को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो 6 आएगा। उसके बाद है P13। P13 क्या कह रहा है कि काउंट में आर नॉट का वैल्यू डाल दो। तो हम लोग काउंट में आर नॉट का वैल्यू डालेंगे, यानी कि अब काउंट हो गया हमारा 6। तो फाइनल आउटपुट हमारा क्या आया, 6। और हमारा इस सीक्वेंस में प्रोसेस जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आउटपुट क्या आया था, 5। तो जब हमारा आउटपुट जो है वो इस सीक्वेंस पे डिपेंड करे कि हमारे प्रोग्राम्स में जो प्रोसेसेस हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, सॉरी रेस्ट कंडीशन कहते हैं। तो रेस्ट कंडीशन क्या होती है, द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, मतलब क्रिटिकल सेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अगर मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है कोकरेंटली, तो रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो इनकंसिस्टेंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म क्या क्या है। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म पहले क्यों यूज़ करते हैं, तो कंडीशंस टू बी अचीव टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन, वैसे कंडीशन जिसको अचीव किया जा सके ताकि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस को हम लोग प्रोवाइड कर सके, इसके लिए हम लोग सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म अलाउज द प्रोसेसेस टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या करता है, तो प्रोसेस को अलाउ करता है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए एक सिंक्रोनाइज मैनर में और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ देखा था कि हम लोग अगर ये सेकेंड वाला ऑर्डर फॉलो करते तो हमारा आउटपुट 6 आ रहा था, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाला ऑर्डर कर रहे थे तो आउटपुट 5 आ रहा था। तो ये इनकंसिस्टेंसी हुआ। तो इन सबको मैनेज करने के लिए हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। और फॉर एवरी क्रिटिकल सेक्शन इन द प्रोग्राम अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म ऐड, सारे क्रिटिकल सेक्शन जो कि प्रोग्राम में होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या करता है कि उसमें 2 चीज़ ऐड कर देता है। एक होता है एंट्री सेक्शन, दूसरा होता है एग्जिट सेक्शन। मतलब कि ये हमारा अगर क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन, तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या करेगा कि इसमें एक एंट्री सेक्शन ऐड करेगा, एंट्री सेक्शन, और एक एग्जिट सेक्शन ऐड करेगा। ठीक है। तो अब एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं। एंट्री सेक्शन क्या होता है, तो ये एक्ट करता है गेटवे की तरह प्रोसेस को इंटर कराने के लिए। प्रोसेस जो इंटर होगा वो एंट्री सेक्शन से इंटर होगा प्रोसेस, और ये इंश्योर करता है कि एक बार में एक ही प्रोसेस प्रेजेंट हो क्रिटिकल सेक्शन में, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए, ये इंश्योर करता है एंट्री सेक्शन। It doesn't allow any other process to enter inside the critical section if one process is already inside it। अगर critical section में कोई एक process पहले से है तो ये दूसरे process को नहीं जाने देगा। ये करता है हमारा entry section। अब exit section का देख लेते हैं क्या काम होता है। तो ये एक exit gate की तरह काम करता है किसी process को leave करवाने के लिए critical section में से, और है when a process takes exit from the critical section, some changes are made so that other process can enter inside the critical section। ये क्या करता है कि जब कोई प्रोसेस एग्जिट कर जाता है क्रिटिकल सेक्शन से तो कुछ चेंजेस करता है हमारे क्रिटिकल सेक्शन में ताकि दूसरा प्रोसेस जो इंटर कर सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।